हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हुए एक चैप्टर लेके आए हैं आपके साथ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट सेकंड है ये आपके सिलेबस के अंदर। एटम कैसा है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। लोअर क्लासेस में हमें एटम के बारे में बताया गया था कि कुछ एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। जैसे मैं समझूं एक बल्ब के चारों तरफ मच्छर चक्कर काट रहा है, तो वो बल्ब ऐसा लगता है मुझे न्यूक्लियस है और मच्छर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ऐसा कुछ हमें क्लास 9 में एटम के बारे में समझाया जाता है, लेकिन रियली एटम इससे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए एटम को समझना सबसे पहली नीड है कि एटम कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। इस एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। हमें पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ें होती हैं। बट ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप, सिस्टम बाय सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आई जिन्होंने हमें एटम के बारे में सजेस्ट किया कि एटम कैसा होता है। यहाँ राइट साइड पे मैंने कुछ सीक्वेंस दिया है थ्योरीज का। डाल्टन्स थ्योरी, मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल एंड फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सब मॉडल्स ने अपने अपने रिसर्च स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एटम के बारे में प्रेडिक्शन किया। कुछ बातें सच थी, कुछ गलत थी, इसी वजह से वो रिजेक्ट होते चले गए। कुछ ठीक थी, इसी वजह से आज हम उनको पढ़ रहे हैं। फाइनली एटम कैसा है उसको जानने के लिए हमें इन सभी मॉडल्स के बारे में थोड़ा समझना है। फाइनली एटम कैसा है वो यहाँ आके हमें पता चलने वाला है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आके। हमें 9th में बोर्स मॉडल पढ़ाया जाता था कि कुछ न्यूक्लियस होता है, उसके बाद शेल्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हाँ, वो सब पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा और एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ेंगे और उसमें कुछ कमियां निकालेंगे कि शायद ऐसा नहीं होता एटम। हर एक थ्योरी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्डअप करते हुए, स्टडी करते हुए फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एटम कैसा होता है। सो 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ध्यान से समझिए आप। स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले डाल्टन्स ने क्या कहा। डाल्टन ने बड़ी सिंपल सी थ्योरी दी। उसने कहा कि कोई भी मैटर आप अगर देख रहे हैं तो वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एटम। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब एक छोटा सा हिस्सा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम है। उसने कहा कि कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हर लिहाज से एक जैसे हैं, लाइक उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका मास और सारी प्रॉपर्टीज। उसने कहा कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स को कंसिडर कीजिए तो उनके एटम्स में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। उसने कहा कि एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे C और O आपस में कंबाइन हो रहे हैं, CO2, तो वो एक होल नंबर रेशियो है 1:2। ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है। अभी हम लोग पीछे पढ़ते थे वो कंपाउंड में वो मास का रेशियो होता था, 3:8 बताता था मैं। जो यहाँ पे ये मैं नंबर्स का रेशियो बता रहा हूँ। तो डाल्टन ने कहा कि जो एटम्स का रेशियो है, रेशियो बाय नंबर्स, वो हमेशा एक होल नंबर में रहता है। मतलब देसी भाषा में बताऊँ तो एक एटम के साथ कुछ 1, 2, 3 या 4 एटम्स जुड़ने वाले हैं फ्रैक्शन में, लाइक विद 2 एटम्स 1.5 एटम इज अटैच्ड, ऐसा कभी नहीं सुनने वाले हम। उन्होंने ये भी कहा कि 2 एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है बाय नंबर, बट होगा वो होल नंबर ही। तो ऐसी कुछ बातें डाल्टन ने बताई। हमें थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया, यार एटम कैसे इंडिविजिबल हो सकता है। एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात प्रूव किया। जैसे हमें एक लोअर क्लासेस में बताया जाता है कि सूखे बालों में अगर हम कंघी मारते हैं और बाद में कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो दैट मीन्स कुछ चार्ज्ड पार्टिकल ट्रांसफ़र हुए हैं उस कॉम्ब पे और उन्होंने पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। मीन्स एटम में से कुछ सेपरेशन पॉसिबल था। तो फिर हमारे पास मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी आ गई।
उस मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी ने कहा कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर 3 कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल उन्होंने एक्सप्लेन किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे डाल्टन ने बोला था कि एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होंगे, जैसे उसने ये कहा था, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन के एटम्स पड़े हैं बहुत सारे, तो ये कार्बन के एटम हर लिहाज से एक जैसे होंगे, लेकिन हमें पता था आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस। आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास या मास नंबर आई शुड से वो 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो ये तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस हुआ ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस है नेचर में, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के सारे एटम हर लिहाज से एक जैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मैं लूं, लाइक ये मेरे पास कार्बन के एटम्स पड़े हुए हैं और ये मेरे पास नाइट्रोजन के एटम्स पड़े हुए हैं, तो डाल्टन ने तो बोला था कि इसकी और इसकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आइसोबार्स का एग्जिस्टेंस शो किया। जैसे आइसोबार्स में क्या होता है, इसका मास नंबर अगर 14 है तो नाइट्रोजन का 14 है, सो ये दोनों कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट इन दोनों का एक जैसा है। मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी हो या डाल्टन थ्योरी हो, हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई चीज़ों को कि एटम कैसा होता है। हम कुछ समय के बाद देखते हैं थॉमसन्स मॉडल आता है। थॉमसन ने कहा कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव मास है और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं एम्बेडेड है। उसने एटम को जस्ट लाइक वाटरमेलन शो किया, जैसे वाटरमेलन में रेड कलर का पल्प होता है और उसमें ब्लैक सीड कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, तो उन्होंने बोला कि एटम भी ऐसा एक पॉजिटिव मास है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। लेकिन वो एटम्स की किसी भी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइक क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, कितनों के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, ऐसा कुछ भी इस थॉमसन्स मॉडल में नहीं था। रिजल्टिंग थॉमसन्स मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आता है। तो रदरफोर्ड मॉडल कुछ ऐसा हमें सपने दिखाता है कि एक न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, जस्ट लाइक जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। फिर हमारे पास बोर्स मॉडल आता है, ये थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है। फिर हमारे पास बोर्स मॉडल आता है जो कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्टेशनरी फिक्स पाथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। फिर उसमें भी कुछ कमियां आ जाती हैं, तो सोमरफेल्ड मॉडल आता है जो कुछ एलिप्टिकल पाथ्स का एक्सप्लेनेशन करता है, फिर उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फाइनली हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमें एटम के आज तक के नॉन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो मैं एकदम आपको क्वांटम पे नहीं लेके जाने वाला, मैं यहाँ पे रदरफोर्ड से अपनी स्टोरी को शुरू करूँगा। थोड़ा सा पढ़ना है में रदरफोर्ड भी एलिमेंट्री, एज सच क्वेश्चंस की फॉर्म में मुझे नहीं लगता कहीं पे कुछ पूछा जाने लायक हो रदरफोर्ड मॉडल में। तो हमारा बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बोर्स मॉडल से स्टार्ट होगा। सोमरफील्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, तो बोर्स और क्वांटम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एटम कैसा होता है। चलिए, ये तो थ्योरीज और मॉडल्स हैं जो हमें एटम का प्रेडिक्शन करेंगे कि एटम देखने में कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं तो एटम के अंदर जो मेरी प्रीवियस नॉलेज है 9th-10th के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो हम लोगों ने पढ़ा है एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, कलेक्टिवली इनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियन, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एटम के अंदर मोर देन 63 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये 3 उन्हीं में से हैं। कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल भी एटम के अंदर होते हैं, लाइक पाइमिजॉन्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, पॉजिट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 63 अप्रॉक्सीमेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन हैं, बट हम लोग हमारे उन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से एटम को समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, हमें कैसे पता चला, वो सब बातें जस्ट थ्योरेटिकल है, कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, हम किसी लेक्चर पे उनके बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन भी एक चार्ज्ड बॉडी है, उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, बट वो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे, ये पॉजिटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन एक अनचार्ज्ड पार्टिकल होता है,
एटम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये इस तरफ मैंने मास दिखा रखे हैं उन तीनों के। बहुत ही लाइटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अगर आप मास देखें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम है। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। और न्यूट्रॉन का, हालांकि हल्का सा भारी है ये प्रोटॉन से, बट स्टिल वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आगे तीसरी चौथे डिजिट पे थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होना है, तो हम लोग ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स। आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, वेदर द एटम इज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन और सोडियम और पोटेशियम, सब एक जैसे हैं। उनका मास एक जैसा है, उनका चार्ज एक जैसा है। इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है। दूसरा जो एटम का हिस्सा है वो न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। वो यूनिवर्सल नहीं है। हर एक एटम का अपना एक यूनिक न्यूक्लियस है। वो यूनिवर्सल बिल्कुल भी नहीं है। मींस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस या किसी भी दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दे आर ऑल यूनिक पार्टिकल्स, यूनिक पार्ट ऑफ द एटम। ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल हर 11th क्लास के बच्चे को 11th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्टोरी है हमारे पास, बुक्स में स्टार्टिंग के पेजेस पे मिलेगी आपको, जनरेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड रेज, जहाँ पे वो ये चार्ज कहाँ से पता चला, मास कहाँ से पता चला, ये सब बताते हैं। हम भी बता देंगे यहाँ पे, बट वो ऐसा एक स्टोरी सा है जिसको हमें बस सुनना होता है और उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। हम बेसिकली इस टेबल को याद रख के हमारा फर्दर आगे का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और मैं अभी स्टार्ट करूंगा सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से, कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या एक्सप्लेन करता था। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम सबसे पहले। क्या ये बता पाया, क्यों ये बता पाया। इधर राइट साइड पे देखें, ये एक सर्कुलर स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो सकती है या कोई फोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है। इसका कैरेक्टर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल, कोई मैटर इस पे स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने पे जहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा वहाँ वो अपना स्पॉट देगा। जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली मैंने और सपोज उसके ऊपर मैं कुछ पार्टिकल्स को डाल रहा हूँ, तो जैसे ही पार्टिकल उस पर डलेगा वहाँ पे स्पॉट आ जाएगा। फिनोमिना को बोलते हैं स्किंटिलेशन। फोटोग्राफिक फिल्म पे भी ऐसा ही होता है कि जब लाइट पड़ती है तो लाइट अपना इफेक्ट उसके ऊपर दिखाती है। ओके, ये हुआ एक काम। इसको देखें आप, ये एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल रखी हुई है। ये दो स्लिट्स हैं ग्लास की, जहां से अल्फा रेज को पास किया जा रहा है। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज, सिंपल वर्ड में बताऊं अल्फा क्या है, तो आप हीलियम का एक एटम लीजिए जिसका 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 मास नंबर होता है, ये यूनिवर्सल है। उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर दीजिए, मींस उसका आयन बना दीजिए। ये एक अल्फा पार्टिकल है। हीलियम के एटम से उसके 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही अल्फा पार्टिकल होता है। यहां मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखा रखा है, मुझे लगता है सबको पता होगा वैसे तो, अदरवाइज अब सुन लीजिए आप। रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं नेचर में जो अपने अंदर से नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। जैसे रेडियम है, जैसे यूरेनियम है, उनसे लगातार रेडिएशंस अपने आप एमिट होती रहती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती हैं। इवन ब्लैक कलर भी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वहाँ से भी वो इजेक्ट हो जाती हैं। ये जो एक बॉक्स दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है जहाँ से स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो जी यहाँ से रेडिएशंस एमिट होनी शुरू होगी अपने आप। उन एमिटेड रेडिएशंस के
दो तरफ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा दी, तो मैंने देखा कि ये रेडिएशंस 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई हैं। एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है, एक नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है, और एक स्ट्रेट जा रही है। इनको बोला गया अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फा रेज जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की थी, जब उनको एनालाइज किया गया तो वो एक्चुअली यही थी जो मैं अभी आपको बता रहा था। रदरफोर्ड ने इन अल्फा रेज को चूज किया और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया, गोल्ड फॉइल से पास किया रादर आई शुड से। तो उसने जब अल्फा रेज को यहां पास किया गोल्ड फॉइल से, तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस वो यहां पे सपोर्ट दे रही हैं, मींस एज इट इज पास होगी गोल्ड फॉइल से और यहां पे आके टकरा रही हैं। कुछ थोड़ी सी यहां पे सपोर्ट दे रही हैं, बहुत थोड़ी, और कुछ बहुत ही थोड़ी वो कुछ यहां पे सपोर्ट्स दे रही हैं। मतलब जो अल्फा रेज यहां पास की गई, मोस्ट ऑफ स्ट्रेट चली गई, पहला कंक्लूजन। कुछ अपने पाथ से लेस देन 90 डिग्री एंगल पे डेविएट होगी, ये देखिए आप, ये इस एंगल से डेविएशन हो रहा है, एंड दिस इज लेस देन 90। कुछ बहुत ही थोड़ी मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट होगी, ये देखिए आप, ये डेविएशन का एंगल है। उसने ये 3 यहां पे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑब्जर्व किए। मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस अप्रॉक्सीमेट 90% स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बिना किसी ऑब्जेक्शन, बिना किसी फ्लक्चुएशन। थोड़ी सी लेस देन 90 डिग्री पे डेविएट होगी, और बहुत थोड़ी मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट होगी। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये गोल्ड की फॉइल है, जिसका थोड़ा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये गोल्ड के वो एटम्स हैं जिनके सेंटर पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स पोजेस करता है। रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसने न्यूट्रॉन्स को लेके कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि एक पॉजिटिव मास है यहाँ सेंटर पे। ऐसा क्यों बोला उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं। ये देखिए, ये एक एटम दिखा रखा है मैंने, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आप देखें तो वो खाली है। तो जब रेडिएशंस आ रही हैं, अल्फा रेज आ रही हैं, तो वो यहाँ से ऐसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के पास होती जा रही हैं, से यहाँ ऐसे। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। कुछ रेडिएशंस जो इसके बहुत क्लोज से क्रॉस करेंगी, आपको पता है अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज बताया मैंने, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे रिपेल होके लेस देन 90 डिग्री एंगल पे डेविएट हो जाएंगी। तो जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट ट्रेवल कर गई थी रेडिएशंस, वो सजेस्ट कर रही हैं कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है। जो ये लेस देन 90 डिग्री पे डेविएट कर रही हैं, वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ सेंटर में कोई पॉजिटिव बॉडी है, तभी तो ये डेविएट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बॉडी है तो पॉजिटिव रेडिएशंस को उसने डेविएट कर दिया। और बहुत थोड़ी रेडिएशंस इससे टकराई और टकरा के इस तरफ आ गई, टकराई और टकरा के इस तरफ आ गई। ये देखिए, ये टकराई और टकरा के इस तरफ आ रही हैं, मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट हो रही हैं। वो सजेस्ट करता है कि यहाँ कोई हैवी बॉडी पड़ी है, यहाँ कोई हैवी मास पड़ा है, जिससे रेडिएशंस टकरा के मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट हो गई हैं। बस इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन से उसने अपनी थ्योरी कंक्लूड कर दी। उसने कहा कि एटम का बहुत सारा पार्ट स्पेस है, खाली है, सेंटर पे एक हैवी बॉडी है, और उस हैवी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। उसने फर्दर बोला कि न्यूक्लियस, उसी को न्यूक्लियस बोला उसने, उस हैवी बॉडी को जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। उसने कहा कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये कुछ वैसे ही घूम रहे हैं जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो फंस गया। अर्थ, सन या बाकी प्लैनेट्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ मोशन के दौरान न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करती हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ उस क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो
न्यूटन्स के लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं, रादर वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती हैं। तो उन दोनों के मोशन को कंपेयर करना बहुत ही गलत था। रिजल्टिंग मोर ओवर और भी कई बातें वो नहीं बता पाया, लाइक जैसे एक न्यूक्लियस पॉजिटिव बॉडी है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते वो फाइनली न्यूक्लियस में समा जाएगा और इस तरह से तो एटम अनस्टेबल होगा, लेकिन रियल में तो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल था। तो रदरफोर्ड इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रिजल्टिंग थ्योरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया। मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ नई चीज़ें ढूंढेंगे, फिर नई थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है बोर्स मॉडल। यहाँ से हम सही से हमारे टॉपिक को, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस बोर्स मॉडल को पढ़ने से पहले हमें और बहुत सारी एलिमेंट्री चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग जो यहाँ पे जानना चाहते हैं, दैट इज़ अबाउट रेडिएशंस। ये मैं कुछ रेडिएशंस के बारे में समझाऊंगा, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझाऊंगा, कुछ स्पेक्ट्रा के बारे में समझाऊंगा, जो एक बार को हमें लगेगा कि हम तो एटम से डेविएट हो गए, हम तो एटम देखना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखना चाह रहे थे, ये कौन सी नई दुनिया। तो बोर्स मॉडल का बेस बनाने के लिए, बोर्स मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स की, मुझे कहना चाहिए कि ज़रूरत है। तो उन्हीं टूल्स में सबसे पहला टूल जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वो है थ्योरी ऑफ रेडिएशंस एंड स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मुझे लगता है आप ये आसान सा कॉन्सेप्ट, जो प्रीवियस भी हमारी नॉलेज कुछ इस चीज़ को जानती है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आप इसको प्रॉपरली पढ़ें, मत जाइए कि एनोड कैथोड क्या था, हमें कुछ नहीं समझना उसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेबल मैंने पीछे दिखाई थी, आप उस टेबल को याद करें, उनमें लिखी हुई वैल्यूज़ को अच्छे से याद करें और ये सुपरफिशियल स्टोरी फॉर्म में कंसेप्ट सुने, समझें। नेक्स्ट टॉपिक से जब हम चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमारे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। यहाँ पे एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, और होगा तो वो आप सिंपली रीड करके समझ सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी थ्योरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।